नमस्कार। मेरा नाम विवेकानंद है। मैं श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पिछले 6 सालों से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ वहाँ पर। पिछले कुछ दिनों से हमने सुना है कि भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ हैं या भारत का लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ गेटिंग डिसफंक्शनल। इस बात को लेकर के अनेक सारी चर्चाएँ हमारे सामने आ रही हैं। अनेक सारे क्वार्टर्स में प्राइमरीली ऑपोजिशन पार्टी जो भारत की है, वो लोकतंत्र के डिसफंक्शनल होने की दुहाई देते हुए हमको दिखाई देते हैं। और चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या वास्तव में हमारा जो लोकतंत्र है या हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं वो डिसफंक्शनल हो रही है, इस बात को लेकर के चर्चा जो है आपके सामने लाने का ये मेरा प्रयास है। हमने हाल ही के दिनों में अभी दो दो तीन दिन पहले भारत कांग्रेस के सांसद श्री राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई। 2019 में उन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद एक स्टेटमेंट दिया था, एक वक्तव्य दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी मोदी समुदाय के लोग होते हैं, वो सारे के सारे चोर क्यों होते हैं? इस बात को लेकर के उन पर मुकदमा चलाया गया और उसमें उन्हें दोषी पाया गया और उनको 2 साल की सजा हुई। और चूंकि उनको सजा हो गई और वो जो कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स है, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इस प्रकार का जो लेजिस्लेशन जिसको कांग्रेस जब यूपीए सरकार थी तो उसको रद्द बातल करने की जब बात चल रही थी, राहुल गांधी ने उसको कहा था कि इस जस्ट दिस पीस ऑफ पेपर नीड्स टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन। ये कहते हुए उसको नकार दिया था। अपने आप को शायद वो लीडर के नाते प्रोजेक्ट भी करना चाह रहे थे। खैर, वो जो रद्द बातल नहीं हुआ तो उसका ही सहारा लेते हुए उनकी सदस्यता भी जो है लोकसभा की वो रद्द हुई है। तो इस बात को लेकर के जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के नेता है और अन्य भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं खतरे में आने की बात कह रहे हैं। तो वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं खतरे में आ रही है क्या? इसकी भी जरा चर्चा करने की आवश्यकता या उस चीज को समझने की आवश्यकता हमारे सामने आन पड़ी है। अब इसके पहले भी राहुल गांधी हाल ही के दिनों में वो इंग्लैंड चले गए थे, ब्रिटेन में गए थे। उन्होंने 2 जगह भाषण किए थे प्राइमरीली, जहां तक मेरी समझ है। एक उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण किया था और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है चैथम हाउस करके लंदन में, उसमें 2 भाषण किए थे और ब्रिटिश लोगों के सामने और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं खतरे में हैं और जो लोकतंत्र की प्रोटेक्टर्स है या उसके डिफेंडर्स है, उसकी सुरक्षा करने वाले यूरोप के लोग या अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्यों इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं? शायद वो उनकी ओर से हस्ताक्षेप भी चाहते थे। तो वो उन्होंने इस प्रकार की भी दुहाई उनके सामने रखी थी, उनका हस्ताक्षेप शायद रखा था। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो हस्ताक्षेप चाहते हैं। अगर वो उनकी मंशा अगर है, तो वास्तविकता यह है कि जैसे इराक में, सीरिया में, लीबिया में यूनाइटेड स्टेट्स ने हस्ताक्षेप किया है और अन्य जगह पे भी उन्होंने समय पर हस्ताक्षेप किया है। यूरोप ने, वो जो नेटो के फोर्सेस ने हस्ताक्षेप किया है। क्या उस प्रकार का हस्ताक्षेप राहुल गांधी चाहते हैं या क्या चाहते हैं? इस पर भी चर्चा होने की आवश्यकता है। अब इस बात को लेकर के प्राइमरली जो बीजेपी के प्रवक्ता है और बीजेपी को मानने वाले उससे संबंधित लोगों का ये मानना है और ये कहते हुए भी वो दिखाई देते हैं कि राहुल गांधी ने नेशनल सॉवरेनिटी, राष्ट्रीय संप्रभुता में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की एक प्रकार की जो है कल्पना उन्होंने की या अपेक्षा उन्होंने रखी और भारतीय लोकतंत्र और भारत को ही वेस्टर्न, पश्चिम के देशों के सामने कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जो कि होना नहीं चाहिए और सामान्य नागरिकों की भावना, जहां तक मुझे लगता है, वही है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन्होंने एक्सरसाइज किया जब वे लंदन में थे। और क्या वास्तव में इस प्रकार के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लिमिट नहीं हो सकती? या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर है भी
तो क्या हमारे मन में जो भी आए, या हम चूंकि चुनकर नहीं आ रहे हैं इसलिए लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए अन्यों से इस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में या फिर भारत के संप्रभु मैटर्स में, सॉवरेन मैटर्स में अन्य देशों ने हस्ताक्षेप करना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा रखना या इस प्रकार की मांग भी रखना उनके सामने क्या वास्तव में सही है? मुझे लगता है यह सही बात नहीं है। अच्छा, ये किसी भी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन को शोभा नहीं देता है। इस इतने में ही अगर आपने भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अगर सुना होगा, तो इस संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि 2011 में 2011 में जब प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री है, तब वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी जी। वे जब शंघाई में गए थे या चाइना में गए थे, तो वे अ, उनसे मिले थे। वे वहां के एम्बेसडर थे, राजनयिक थे। तब उनसे मिले थे और उन्होंने कहा कि आप मुझे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के ब्रीफिंग दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसी ब्रीफिंग आप क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी कोई भी बात यहाँ पर विदेशी भूमि पर ना रखूं जो कि मेरे देश के हितों के खिलाफ हो या मेरे देश की प्रतिमा के खिलाफ हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं किसी मीटिंग में या किसी सभाओं में कुछ ऐसा कहता हुआ दिखाई दूं कि जो मेरी राष्ट्र की इमेज को खराब करने वाली चीज लगती है, तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं वहां पर रुकूंगा। तो मुझे लगता है कि एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस में अपने देश की इमेज को लेकर इस प्रकार की भावना होना आवश्यक है। चैथम हाउस में शायद वे जब भाषण कर रहे थे, वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति थे। वे वहां पर खड़े हुए और राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि आपकी जो दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मेरा यह राजनीति का छात्र होने के नाते और पिछले 6-7 सालों से राजनीति विज्ञान पढ़ाने के नाते मेरा यह मानना है कि भारत में अभी तक जो प्रभावी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और मैं मानता हूं कि श्री इंदिरा गांधी जी, ये दो जबरदस्त प्रभावी प्रधानमंत्री हुए हैं। और हम लकी है, हम सौभाग्यशाली है कि इस प्रकार के प्रधानमंत्री हमें प्राप्त हुए हैं। 1971 का पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ और 92,000 सोल्जर्स को हमने कैप्चर किया था, वो हम सभी के याद में है वह बात। उन्होंने भी इसी प्रकार से जब इमरजेंसी हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई जिसके मुखिया थे, प्रधानमंत्री थे, उस समय उन पर अनेक प्रकार के केसेस लग रहे थे और उन पर अनेक प्रकार के मुकदमे चलाए जा रहे थे। वे जब इसी प्रकार से मुझे लगता है विदेशी भूमि पर यूरोप में ही थी, लंदन में, इंग्लैंड में शायद थी, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसमें जरा मुझे कंफ्यूजन है, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। उन पर भी वहां की जो जर्नलिस्ट है उनको भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में सवाल पूछा या उन पर होने वाले मुकदमे के संदर्भ में सवाल जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, दैट्स आवर डोमेस्टिक मैटर एंड देन वी विल रिजॉल्व दैट, हम उसको सुलझाएंगे। मैं अपने देश की बात यहाँ पर विदेश की भूमि पर रखना नहीं चाहूंगी। मुझे लगता है कि ये दो जो उदाहरण है, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था और वो राहुल गांधी जी के जाने के बहुत पहले कहा था, और दूसरी तो उनकी खुद की दादी ही है जो विदेशी भूमि पर भारत की बुराई नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने इन चीजों को समझना चाहिए था, इन चीजों से सीख लेनी चाहिए थी। खैर वो हुआ नहीं। अब इस बात को लेकर के अब भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा खतरे में है, इंडिया की डेमोक्रेसी डिसफंक्शनल होती जा रही है। इस बात को लेकर के प्राइमरीली जो विपक्ष में है या विपक्ष के विचारों को समर्थन करने वाले विचारक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनके प्रवक्ता यह बात हमारे सामने रखते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके कुछ आंकड़े भी हमें समझने चाहिए कि क्या वास्तव में हमारी डेमोक्रेसी डिसफंक्शनल है, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र डिलीवर नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम 2014 के बाद मोदी जी की जो सरकार आई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, इस सरकार में जो प्रेसिडेंशियल रूल है, आर्टिकल 356 के जरिए जो प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है, वह प्रेसिडेंशियल रूल
कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद वहां की जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों को देखते हुए तो ये तो वाजिब बात है कि वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगना ही था। लेकिन उस राज्य को अगर छोड़े और अन्य राज्यों में जहां प्रेसिडेंशियल रूल लगने की बहुत ज्यादा गुंजाइश थी, इनफैक्ट बहुत सारे नागरिकों ने इस प्रकार से प्रेसिडेंशियल रूल अगर लगाया भी गया होता तो उसको अन्यथा नहीं लिया होता, फिर भी मुझे लगता है कि उन्होंने वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंशियल रूल जो है अन्य राज्यों में नहीं लगाए। उसकी जो संख्या है प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की, जो प्रमाण है, यूपीए फर्स्ट, यूपीए टू या फिर कांग्रेस के पूरे रिजीम को अगर हम ध्यान में लेते हैं, तो उनके इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, उसकी कंपैरिजन अगर 2014 के बाद के रूल के साथ अगर किया जाए, तो मुझे लगता है कि उसकी संख्या बहुत कम है। इसी के साथ में क्या 2014 में पूर्ण बहुमत था बीजेपी के पास, श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार के पास, और 2019 में तो उससे भी ज्यादा बड़ी मेजोरिटी है। उसको क्या कहते हैं कि मतलब बहुत सारे जो डेरोगेटरी टर्म्स में कहते हैं कि ब्रूटल मेजोरिटी। तो ये ब्रूटल मेजोरिटी होते हुए भी सरकार ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो बिल्स है, बहुत सारे जो लेजिस्लेशन है, बहुत सारे जो कानून उन्होंने संसद के द्वारा पारित है, फिर भी सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। उनमें से अगर हम कहें तो लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण का जो कानून था, उसमें सुधारणाओं की गुंजाइश को देखते हुए या लोगों की असंतुष्टता को देखते हुए उसको वापस लिया गया। लेबर लॉज के संदर्भ में जो बिल्स थे उनको भी वापस लिया गया। उसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस प्रकार से लाया गया था, लेकिन जिस प्रकार से विरोध होने लगा, ये शाहीन बाग का आंदोलन और अनेक प्रकार के जो लोग चिकन नेक कॉरिडोर को तोड़ करके, चिकन नेक को तोड़ करके भारत में एक जो पूर्वोत्तर के जो राज्य है उनको अलग तोड़ करके भारत की संप्रभुता पर ही या भारत की एकात्मता पर प्रहार करने की बात कर रहे थे। ये सब इनसे डर कर नहीं, लेकिन ठीक है, अभी समय योग्य नहीं है। समय जब आएगा तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाई जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको इतना फोर्सफुली आगे नहीं ले जाया गया। और उसी के साथ में इस प्रकार से अनेक बिल जो है, आप अगर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के बिल के संदर्भ में भी अगर देखें, तो उसको और भी स्ट्रिंजेंट किया गया। तो मुझे लगता है कि लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए या लोगों की असंतुष्टता, कुछ तबके हैं, सभी के नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक नारा तो दे ही रखा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे जो बिल्स, जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, फार्म बिल्स इनफैक्ट, और दूसरी बात फार्म बिल्स, जो कृषि सुधार कानून, जो 3 कानून लाए गए थे, उन कानूनों को भी वापस लिया गया। जबकि इन कानूनों की जो सपोर्ट जो है, इन कानूनों का जो समर्थन है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कर रहे थे। फिर भी इन कानूनों को वापस लिया गया, क्योंकि भारत एक सबल राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है। भारत की मिलिट्री का अगर इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस को भी अगर सही मायनों से अगर इस्तेमाल किया गया होता तो ना शाहीन बाग टिक सकता था, ना फॉर्म बिल के खिलाफ सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे जो भी यहाँ पर आंदोलन हुए, और एक करीबन साल भर तक लोगों को जिन समस्याओं को सहना पड़ा, उन समस्याओं से बचाया जा सकता था। लेकिन एंटी डेमोक्रेटिक तरीके जो है सरकार ने नहीं अपनाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ये कहना कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला घोटा जा रहा है, मुझे लगता है वो असंयुक्तिक है। वो इतना ज्यादा हमको कन्विंस करने वाला नहीं लगता है। अच्छा, ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जो बात होती है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये कहने वाले सिर्फ हमारे यहाँ के लोग नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के ही लोग जो है विदेश को भी जिस प्रकार के आर्टिकल्स लिखते हैं विदेशी पत्रिकाओं में, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स
और अन्य जगह पे भी जिस प्रकार के लेख या कॉलम्स लिखते हैं। और आपने सुना होगा कि वीडेम नाम का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो डेमोक्रेसी की रेटिंग करता है, अपने हिसाब से वे करते हैं। और दूसरा फ्रीडम हाउस जो अमेरिकन, वीडेम ये स्वीडन की रेटिंग एजेंसी है, ये डेमोक्रेसी को रेट करने वाली रिसर्च एजेंसी है। उसी प्रकार से फ्रीडम हाउस जो यूनाइटेड स्टेट्स में काम करने वाली रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भारत को, वीडेम क्या कहता है कि फ्रॉम फ्री फ्री कंट्री टू पार्टली फ्री कंट्री, ऐसा फ्रीडम हाउस कहता है कि फ्रॉम फ्री टू पार्टली फ्री, मतलब 2014 के बाद जो है भारत में लोकतंत्र कम हो रहा है, लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। इंडिया वाज अ फ्री कंट्री, बट सिंस 2014 ऑनवर्ड्स इट इज बिकमिंग पार्टली फ्री, लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। फ्रीडम हाउस कहता है फ्रॉम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी टू इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इस प्रकार की वो जो बात करते हैं। क्या वास्तव में इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है पार्टली फ्री होती जा रही है? क्या हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है, हमारे प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट और उनके जो भी सांसद है जो पावर में है, वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है? तो हमारे यहाँ पर रेगुलरली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को एक्सरसाइज किया जाता है, एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज किया जाता है, इलेक्शंस रेगुलरली हो रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि जहां विपक्ष जीतता है तो वहां पर तो ठीक है, वहां पर वोटिंग मशीन्स में, ईवीएम मशीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां वे हारते हैं वहां पर ईवीएम मशीन्स के मुद्दे को भी बार बार उठाया जाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार ये चैलेंज किया, आह्वान किया है कि अगर आपके पास ऐसे कोई सबूत है, ऐसी कोई तकनीकी है जो ये सिद्ध करती है कि जो भी ये किया जा रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस कंडक्ट की जा रही है, उसमें कुछ धांधलिया ऐसा नजर आता है तो हमको प्रूव करिए। कोई वहां पर जाता नहीं, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम मशीन के धांधलियों के मुद्दे जो सामने उठाए जाते हैं। इस संदर्भ में एक पिछला जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें अमेरिकन प्रोफेसर है जो ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाते हैं, साल्वाटोर बाबुनिस का जो कॉन्वर्सेशन है, उनके रिसर्च पब्लिकेशंस भी है। उन्होंने ये जो वीडेम और फ्रीडम हाउस के रिसर्च को डिबंक करते हुए, या इस प्रकार के जो उनके प्रोपोजिशंस है उसको नकारते हुए, उन्होंने कहा कि उनका जो व्यू जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, वो नैरो व्यू है, वो संकीर्ण दृष्टिकोण है। लेकिन वो फ्रीडम हाउस या वीडेम को पूरी तरह से दोषी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि भारत के बारे में इस प्रकार की जो प्रतिमा विदेशों में है, वो यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल क्लास अपने आप को कहता है, वो उनकी वजह से है। इंडिया की इस प्रकार की इमेज इसलिए बनती है क्योंकि इंडियाज इंटेलेक्चुअल क्लास इज एंटी इंडिया, इस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उनके बहुत सारे जो लेक्चर्स है, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज है, यूट्यूब पर भी फ्री में मिलते हैं। अगर हमको सच में इन सब चीजों को अगर समझना है तो उनके इंटरव्यूज को भी हम सुने, तो मुझे लगता है कि हमारी जो समझ है इस संदर्भ में सही हो जाएगी। अच्छा, ये जो हम फंक्शनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले प्रक्रिया है। जो हमारे प्रतिनिधि है लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रक्रियाओं को सुचारू ढंग से लाएंगे। क्या वास्तव में हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है? तो मुझे लगता है कि इस बात को, मेरा यह मानना है कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बहुत लंबे समय से 1991 से लेकर के 2014 तक एक कोलिशन गवर्नमेंट था। कोलिशन मतलब कोलिशन गवर्नमेंट होने के कारण इसे एक विशेष पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ना होने के कारण, जो उनकी जो सपोर्ट करने वाली जो रीजनल पार्टीज और अन्य छोटी मोटी पार्टीज थी, उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो सकारात्मक और जो स्ट्रॉन्ग निर्णय, डिसाइसिव निर्णय या डिसाइसिव डिसीजंस लेने थे, वो लेने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। और अचानक 2014 के बाद पूर्ण मेजॉरिटी में आने के कारण, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे डिसाइसिव लीडर है, मैंने पहले ही कहा था, वी आर लकी टू हैव हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दिस वेरी जंक्चर। और ऐसे डिसाइसिव लीडर और डिसाइसिव मेजॉरिटी, दोनों भी जिसको कहते हैं एक बहुत ही
अच्छा एक जो अच्छी घटनाएँ हमारे यहाँ हमने अनुभव किया और जिसके कारण एक जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के पहले मैंने पार्लियामेंट में 2 ढाई साल तक काम किया और मैंने देखा कि सिर्फ वहाँ पर लेजिस्लेटर्स ही नहीं, पर लेजिस्लेटर्स के आस-पास घूमने वाले किस प्रकार की एक जमात वहाँ पर हुआ करती थी। और जैसे ही आगे चल कर के 2, 3, 4 महीनों के बाद जब इन पर शिकंजा कसा जाने लगा तो वो पूरी तरह गायब हो गए। लेकिन ये जो पैरासिटिक एक ट्राइब थी जो वहाँ पर सर्वाइव कर रही थी, वो पहले सभी लोग तुम भी खाओ, हम भी खाएँगे, सब मज़े में रहेंगे। इस प्रकार की जो बात जम रही थी और जिसके कारण डेमोक्रेसी प्रॉपरली फंक्शन हो रही थी। अब वो सारी चीज़ें जब अभी उस पर शिकंजा कसा जाने लगा और उनको रोक लगने लगी, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत सारे क्वार्टर्स में अभी डिसफंक्शनल होने लगी और ये उनका प्रोजेक्शन इस प्रकार से होता हुआ दिखाई देता है। मैं मेरे पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए कुछ आंकड़े आपकी विचारार्थ में रखना चाहता हूं। उसके लिए मैंने एक छोटा-सा एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब अगर हम देखेंगे कि भारत में वास्तविकता में क्या जो हम जो कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है क्या? तो वास्तव में ऐसा हमें दिखाई देता है क्या? तो मैं उसकी कुछ चीज़ें जो है कुछ योजनाएँ हैं, जिन योजनाओं को हम समझते हैं और वह योजनाओं के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी ज़्यादा फंक्शनल हो गई है, ज़्यादा सामान्य लोगों तक पहुँचने वाली हो गई है। तो मैं इसके बारे में कुछ आंकड़े जो 2019 में जो आम चुनाव हुए, उसके बारे में ज़रा हम सोच लेते हैं। तो 2019 में जो आम चुनाव हुए, उसमें कम से कम जो एलिजिबल वोटर्स थे, वो 90 करोड़ लोग थे और उनमें से 67% लोग जो है, लोगों ने मतदान किया और इन चुनाव की इस प्रक्रिया को कंडक्ट करने के लिए कम से कम जो है मतलब ये 67% लोगों ने मतदान किया जिसका अर्थ है कि इन चुनावों में करीबन 60 करोड़ लोगों ने मतदान किया। कुल 90% 90 करोड़ जो जनता वो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल थी, एडल्ट फ्रैंचाइज एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल थी, उनमें से 67% मतलब 60 करोड़ लोगों ने वोटिंग किया और इन चुनावों को कंडक्ट करने में जो मैन पावर लगती है, जो मानव संसाधन उसमें सम्मिलित था, वो कम से कम 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख इतने जो अधिकारी थे, इतने सारे सामान्य कार्मिक जो थे, वर्कर्स जो थे उसमें इन्वॉल्व। अब एक इंटरेस्टिंग बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि विश्व में एज़ ऑफ नाउ माना जाता है कि जो 195 देश है, उनमें से 193 उन 193 देश जो है वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को ही विश्व के देश अगर मानते हैं तो कम से कम विश्व में 193 देश है। इन 193 देशों में से कम 110 देश है कि जिनकी आबादी जो है 1 करोड़ से कम है। तो हम अब समझे कि हमारे यहाँ की जो आबादी है हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। जबकि विश्व के 110 देशों की जनसंख्या ही 101 करोड़ से कम है। इसलिए इंडिया इज बाय ह्यूज मार्जिन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं और वह लोकतंत्र सुचारू ढंग से आगे बढ़ रहा है। अब कुछ हम स्वच्छता जो मिशन है, स्वच्छता अभियान उसके तहत जो भी योजनाएं चलाई गई, उसके बारे में जरा सोचते हैं। 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू स्तर के शौचालय और शहरी क्षेत्रों में 60 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण करने में हम सफल रहे 2014 के बाद। हमने सुना होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब वे प्रधानमंत्री बने,
तो लाल किले के प्राचीर से जब वो भाषण कर रहे थे, उन्होंने स्पष्टता से कहा था कि हमें जो जो ओपन डिफिकेशन फ्री भारत बनाना है, शौचालयों का निर्माण करना है, हमारी माता बहनों की जो आबरू है, अब उसकी जो इज्जत है, उसके साथ जो भी अनेक जगह पे हमको होता हुआ दिखाई देता है, वह बहुत ही अवांछित बात है। इसको रोकने की आवश्यकता है। उस दिशा में उन्होंने पहलकदमी की। पहले ऐसी बातें नहीं होती थी, क्योंकि यह बातें करना एक बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड या फिर उसको सिविलाइज्ड, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड जिनको कहा जाता, जो इंग्लिश एजुकेटेड लोग थे, उनको लगता था कि इस प्रकार की बातें तो लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता के समारोह पर भाषण नहीं किए जा सकते। मोदी जी ने वो बात की, क्योंकि क्यों बात वो कर रहे हैं, क्योंकि वे छोटी से छोटी जगह पर काम किए हुए और खुद भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले एक व्यक्ति है। उन्होंने इन चीजों को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है, इसलिए वो बात कर रहे थे, जो वास्तविक बात। अब 4,334 जो शहर है और 60 लाख से अधिक गांव ने खुद को ओपन डिफिकेशन फ्री जो है घोषित कर दिया। यह उपलब्धि है स्वच्छता भारत मिशन की जो योजना थी, अभियान जो था, उसके तहत जो पहलकदमी की गई। क्या यह डेमोक्रेसी के सुचारू ढंग के चलने वाले जो कॉन्सेप्ट है, उस प्रक्रिया में नहीं आता है? इसी के साथ में प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना के माध्यम से अनेक सारी जो योजनाएं चलाई गई, उसके वजह से, और जो भी जो नियम थे यहाँ पर निवेश करने के या फिर बिजनेस करने के संदर्भ में, उन नियमों को इस प्रकार से सरल किया गया कि जिसकी वजह से भारत जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें 2014 में हमारी रैंक 142 थी, 2019 में वह रैंक जो है 63 हो गई। एक हमारा एक माइलस्टोन अचीवमेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब इसी इसी बात को अगर हम समझे कि भारत में उद्योजकता के वातावरण का विकास होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2014 के बाद 6 न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया गया, जिसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश है, वो बड़ी संख्या में हम प्राप्त करने में सफल रहे। 7 सितंबर 2022 तक भारत में 340.79 बिलियन डॉलर के कुल मूल्यांकन के जो यूनिकॉर्न है, वो 107 यूनिकॉर्न, और ये इन यूनिकॉर्न की कुल संख्या में से 93 बिलियन डॉलर के कुल मूल्यांकन वाले 44 यूनिकॉर्न थे। और 2021 में विकसित हुए ये जो 93 बिलियन डॉलर के जो यूनिकॉर्न्स है, 44 यूनिकॉर्न, वो 2021 में उनका विकास हुआ, 2021 में वो उभर के आए। और 2022 में जो यह यूनिकॉर्न्स है, 21 यूनिकॉर्न्स, और उनकी कुल जो उनका जो मूल्यांकन है, वह था 26.99 बिलियन डॉलर। तो हमारे यहां पर सिर्फ जॉब सीकर्स के जगह जॉब गिवर्स और जॉब प्रोवाइडर्स की संख्या भी बढ़ाने में हम सफल होते हुए दिखाई देते। दूसरी बात कि भारत की एक बड़ी आबादी थी जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जो हुआ, इस योजना के माध्यम से 38 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए। आज भारत में 80% वयस्कों के पास बैंक खाते हैं, लाभार्थियों का। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ? जो भी योजनाएं भारत में चलती है, वह योजनाएं और उससे जाने वाला, लोगों के अकाउंट में जाने वाला पैसा पहले जो मध्यस्थ लोगों के, अधिकारियों के माध्यम से जाता था या अनेक प्रकार के मध्यस्थ तक पहुंच जाता था, तो ट्रिकल होते होते, राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि वे जब प्रधानमंत्री थे, कि अगर 1 रुपयों की योजना अगर हम घोषित करते हैं, तो वो इतना ट्रिकल डाउन होता है, उसका ट्रिकल होता है कि जिस तक वो योजना जिसके लिए बनाई गई है, उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति तक 15 रुपये ही पहुंचते हैं, उस लाभार्थी तक केवल 15 ही रुपये पहुंचते हैं। यह तो वास्तविकता है। ये जनधन योजना के माध्यम से 38 करोड़ बैंक अकाउंट हर
परिवार में अब बैंक अकाउंट आने के कारण जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो नगद हस्तांतरण जो होने लगा, जिसके कारण ये जो लीकेज था इन बिटवीन, कि जो बीच में अधिकारी या फिर जो मध्यस्थ लोग खाया करते थे, ये जो पैरासिटिक जो ट्राइब थी, वो पैरासिटिक ट्राइब मुझे लगता है कि उनके लिए भारत का जो लोकतंत्र है अब खतरे में आने लगा है। अब मैं नंदन निलेकानी, जिन्होंने भारत में जो आधार की सारी प्रक्रिया को रोल आउट करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, उन्होंने अपने एक संस्मरण में या अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे जब ये रोल आउट करने की प्रक्रिया शुरू हुई, अब तो भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से वो मिल रहे थे और सबसे ज्यादा इस बात को इंटरेस्ट लेकर, इस बात को समर्थन देने वाले जो चीफ मिनिस्टर थे, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और नंदन निलेकानी जो है, आधार योजना को कांग्रेस के समय में वो रोल आउट कर रहे थे। तो ये जो आधार और बैंक खाते, इन दोनों को साथ में जोड़ते हुए ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के कारण जो लीकेज जो था बीच वाला, वो लीकेज कम हुआ। इसलिए ये जो डेमोक्रेसी डिसफंक्शनल नहीं है, जिनका नुकसान हो रहा है उनके लिए तो डिसफंक्शनल है, लेकिन जिन तक ये जाना चाहिए उनके लिए फंक्शनल होती हुई हमको दिखाई देती। 2023 तक वन धन, अब जो वन धन योजना, अच्छा ये जो योजनाएं हैं केवल शहरी और ग्रामीण लोगों तक ही नहीं, बल्कि जो दूर दराज के गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले हमारे जो जनजाति बंधु है, उनके लिए भी अनेक सारी योजनाएं शुरू की। उनमें से कुछ मैं सारी जो योजनाएं कह रहा हूँ, मैं सारी की सारी योजनाएं तो बता नहीं सकता हूँ कि इतनी सारी योजनाएं, उसके लिए जो 20 25 30 मिनट का जो वीडियो है, वो उसमें सारी की सारी चीजें कहना असंभव है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैं कहना चाह रहा हूँ, उस स्कीम्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनसे चर्चा कर रहा हूँ। तो वन बंधुओं के लिए या फिर जनजाति समाज के हमारे जो बंधु हैं, उनके लिए 2023 तक वन धन उत्पादों की बिक्री बढ़ाकर वन धन योजना का घोषणा की गई। वो 2015 में वनाज नाम की योजना थी। उस वनाज नहीं, वन धन योजना ही 2018 में ये योजना आई। तो इसके माध्यम से जो है 2023 तक 10,000 करोड़ तक जो है वन उत्पादक जो है उनकी बिक्री हो और उससे इतना पैसा जनरेट हो और जनजाति बंधुओं के आर्थिक जीवन में वृद्धि हो, इस दिशा में कोशिश करने के लिए सरकार प्रयत्नरत है, वह टारगेट रखा है। जबकि ये 2019 में ये जो बिक्री है वनोपज जो है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसे कहा जाता है, वह सिर्फ 300 करोड़ तक ही, वो सारी जो जो ट्रांजैक्शन हुए या जितना भी बिजनेस हुआ, वो 300 करोड़ का था। 2023 तक ये जो बिजनेस है 10,000 करोड़ तक ले जाने की एक योजना सरकार ने सामने रखी। अब इस वन धन योजना के माध्यम से जो वन धन विकास केंद्र बनाए गए, वो कुल विकास केंद्र जो है 1,205 इतने वन धन विकास केंद्र है। और प्रत्येक विकास केंद्र के तहत 15 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, स्वयं सहायता समूह, वे काम करते हैं। और प्रत्येक वन हेल्प जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें कम से कम 300 लाभार्थी। तो आज के तारीख में जो है 18,075 इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो मतलब भारत का ऐसा कौन सा भी हिस्सा नहीं कि जहां तक सरकार की योजनाएं पहुंचे बिना रह रही है। ये मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे। इस इस भाव को लेकर के सरकार आगे बढ़ती हुई हमको दिखाई देती। 2015 से हमने देखा हाल ही के दिनों में जो आदि महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ, जो दिल्ली के भारत के बड़े बड़े शहरों में आदि महोत्सव का आयोजन करते हुए जो दूर दराज के जनजाति बंधु जो है, सर्व सभी जगह से भारत में जो वन जनजाति समाज जो है, वो दूर दराज की जगह पे और अनेक ट्राइब्स में और भारत में सर्वत्र रहता है। उनके कला गुणों को, उनकी जो प्रोडक्ट्स वो जो निर्माण करते हैं, जो वनोपज वो बेचना चाहते हैं, या फिर जो भी उनकी जो आर्ट्स है, क्राफ्ट्समैनशिप है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, इस दिशा से 2015 से ये जो आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार भी प्रधानमंत्री, और प्रति वर्ष प्रधानमंत्री उस आदि महोत्सव में जरूर भेंट देते हैं। और ये 2015 से योजना शुरू हुई है।
इस महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। शुरुआत में इसको वनाज ऐसे कहा जाता था, हाल ही के दिनों में उसको आदि महोत्सव भी कहा जाने लगा है। अब ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, उस योजना के माध्यम से सरकार ने कम से कम जो है 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया है अभी तक। और 2018 से पूरे देश में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को लगभग 50 करोड़ लाभार्थी इसमें है, इस योजना का लाभ उन्होंने लिया हुआ है। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ने अब तक लाभार्थियों को, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ने अब तक 1.13 करोड़ घरों की मंजूरी दी है और अभी तक जो है 83 लाख से अधिक घर बनाने का कार्य जो है अभी प्रारंभ हो चुका है। लगभग 50 लाख घर जो है पूरे कर लिए गए हैं और लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। यह एक दूसरा आयाम है, हमारी डेमोक्रेसी फंक्शनल हमको दिखाई देती है। अब शिक्षा नीति के बारे में, जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसके बारे में जरा हम सोचते हैं कि 30 साल बाद अभी भारत में नई शिक्षा नीति भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अभी जो कालानुरूप ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण 30 साल के बाद आया। और इसका ये जो शिक्षा नीति को निर्माण करने के लिए भी इसमें ये जो ड्राफ्ट हो रहा था एजुकेशन पॉलिसी, इसके करने के लिए शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, उद्योग, ऐसे सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो दिग्गज थे, उन लोगों से एक वाइड कंसल्टेशन की प्रोसेस शुरुआत की गई। ऐसा नहीं कि टॉप डाउन अप्रोच, किसी कुछ अधिकारियों को पकड़ा, बिठाया, पहले जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी या अभी जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाता है, वहां पर बिठाया और एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट हुई, ऐसा नहीं था। और शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2015 से ही इस प्रक्रिया की शुरुआत की और उसमें बहुहितधारक जो है, मल्टी स्टेक होल्डर्स है, उसमें बहुआयामी, निचले स्तर पर लोगों पर केंद्रित, समावेशी भागीदारी परामर्श की सारी प्रक्रिया की शुरुआत की। और इसमें ग्राम, तहसील, शहरी स्थानीय निकाय मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो है, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक एक वाइडर कंसल्टेशन की प्रोसेस की शुरुआत की। तो ये अगर हम इन सब चीजों को अगर हम देखें, तो अगर इन सब चीजों का अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि वह आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो और अन्य सारे जो आयाम हैं मानवीय जीवन के, उन आयामों में लोगों को उनकी सहायता हो, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो, इस दिशा से कोशिशें होती हुई दिखाई देती है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही ये हुआ कि रेगुलर इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होती है लोगों का। और दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि भारत में आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके पहले के हमारे जो राष्ट्रपति थे, वह दलित समुदाय से आते थे और अभी हमारे जो राष्ट्रपति महोदया है, वे जनजाति समुदाय से आते हैं। यह बात तो हुई एक हाईएस्ट लेवल के रिप्रेजेंटेशन। जो पद्मा अवार्ड्स जो आते हैं, पद्मा अवार्ड्स जिन लोगों को मिला जाता है, वह ऐसे समाज से ऐसे लोगों को चुना जाता है जिनको रियल हीरोज कहा जा सकता है। पहले किन लोगों को पद्मश्री, जो पद्मा अवार्ड्स मिलते थे, अब किन लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं, इसका अगर हम सही से अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करें, उसकी तुलना करने की कोशिश करें, तो डेमोक्रेसी जो ग्रास रूट लेवल तक जाने की प्रक्रिया जो है, वो होती हुई दिखाई देती है। मुझे 2014 में जब सरकार आई, तब मुझे लगता है गार्डियन न्यूज़पेपर जो है इंग्लैंड का, उनके एडिटोरियल पेज में यह एडिटोरियल उनका छपा था कि यह जिस दिन इलेक्शन हुआ और जिस दिन से 2014 में मोदी सरकार अपना पदभार ग्रहण कर रही थी, मोदी जी ग्रहण कर रहे थे, उनका मंत्रिमंडल के जो उनके साथी वो पदभार ग्रहण कर रहे थे, वो कहते हैं कि मतलब एक ऐसा अनुमान वो कहते हैं कि यह एक ऐसा दिन होगा कि जब फाइनली ब्रिटिश लेफ्ट लेफ्ट इंडिया, ब्रिटिशों ने भारत को फाइनली उस दिन छोड़ा, ऐसा इतिहास में कहा जा सकता है। वो इसलिए कि कुछ ही जो लोग, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, इंग्लिश बोलने वाले लोग,
इस देश की लोकतांत्रिक आयामों को तय करते थे, इंग्लिश में बात करते थे। क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, मैं जानता हूं कि हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए भी कितने लोग इंग्लिश वास्तविकता में इन लोगों की इंग्लिश समझ सकते, तो सामान्य लोगों का क्या होता हो। तो उनके साथ जो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश किन के लिए, इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीकिंग पीपल बाय इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, एलिट्स टू एलिट्स बाय एलिट्स, इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, जिसको फंक्शनल डेमोक्रेसी कहा जाता था, वह लोग जो है आज बड़े पैमाने पर इस सारे परिप्रेक्ष्य के बाहर खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए वो साल्वेटर बाबुनीस प्रोफेसर, जो अमेरिकन प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि इंडियाज इंटेलेक्चुअल क्लास इज इसेंशियली आईटी एंटी इंडिया। भारत का जो बौद्धिक, अपने आप को बौद्धिक करने वाला जो समुदाय है, वह मूलतः भारत के खिलाफ है। जब तक भी इन सब मलाई लूटते रहे तो वह उनके लिए डेमोक्रेसी फंक्शनल थी। अब डेमोक्रेसी डिसफंक्शनल हो गई। मुझे लगता है इस प्रकार का फंक्शनैलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी एंड डिसफंक्शनैलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी, ये आर्ग्यूमेंट हमें एक रैशनैलिटी का यूज करते हुए, एक डिस्क्रिमिनेटिव आइडियाज को ध्यान में रखते हुए, कंपैरेटिव सेंस में अगर हम देखें, क्योंकि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी तो ये सारी चीजें पढ़ते ही है, तो कंपैरेटिव सेंस में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी जो है, जो कुछ ही गिने चुने समुदायों तक, एलिट समुदायों तक जो सीमित थी, वह 2014 के बाद वो जो डेमोक्रेसी है, ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी होती जाती हुई हमको दिखाई देती है। इसलिए ये सारी जो आइडियाज है, और राहुल गांधी को जो अरेस्ट होने की बात है, भाई कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो या बड़ा हो, कायदे से, देश के कानून से, nobody is above the law of the land. So if you are not following the law of the land, and if you are violating the law of the land, then you will have to face music, and he is doing that. ये सब कहते हुए मेरे जो युवा साथी जब भी मुझे सुनेंगे, जो जो बहुत सारे जो सीनियर्स है, उनसे मैं अपेक्षा भी करता हूं कि कुछ सुझाव मुझे देंगे, तो ताकि मैं इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम करूंगा तो उनमें सुधारना मुझे करने में आसानी हो जाएगी। और जो युवा साथी है, उनके लिए अगर लगता है कि ये सकारात्मक पहलकदमी है मेरी द्वारा, तो आप इसको, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में, और अपने जो भी साथी है, समविचारी लोग हैं, उन तक भी पहुंचाए। यह अनुरोध करते हुए आपसे मैं विदाई लेता हूं। धन्यवाद।